हेलो बच्चों, आज हमारे क्लास 7 का हिस्ट्री है। लेसन 10 9 लेसन हमारा हो गया था, क्वेश्चन आंसर भी। तो हम 10 लेसन पढ़ेंगे। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का इतिहास है, हिस्ट्री। 10 लेसन हम लोग पढ़ेंगे। लेसन का नाम है अकबर का युग 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने बाबर को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था, लगभग आपकी उम्र का। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान की देखरेख में राजकाज करने लगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए। साम्राज्य विस्तार। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय की थी। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीवी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को हराया। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। सोचिए और बताइए कि अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा किस राजवंश का साम्राज्य था। शासन व्यवस्था। अकबर ने साम्राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मनसबदारी व्यवस्था। अकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार करता था और न ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी प्रणाली से की। शासन का काम चलाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। मुगल काल में उन्हें मनसबदार कहा जाता था। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो
मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। अकबर काल का प्रशासनिक ढांचा। अकबर के साम्राज्य के अंग जिम्मेदारी कार्य केंद्र बादशाह, सेना, प्रशासन व अन्य दीवान, वित्तीय मंत्री। ख है प्रांत सूबेदार, कानून, फौजीदार, प्रांतीय दीवान, राजस्व वसूली, आय व्यय विवरण, कोतवाल, नगर का प्रशासन। परगना सिकदार, कानून एवं व्यवस्था, आमिल, राजस्व वसूली, कानूनगो, उपज एवं राजस्व का विवरण, फौजदार, कोष की व्यवस्था। गांव मुकद्दम, प्रधान, कानून एवं व्यवस्था, पटवारी, राजस्व का विवरण, चौकीदार, सुरक्षा का दायित्व। अकबर का निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम एवं प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। अकबर का वित्तीय प्रबंध। राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे, भूमि का लगान तथा व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया जाता था। किसानों ने उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। अकबरकालीन सिक्के। अकबरकालीन सोने का सिक्का, अकबरकालीन चौकोर चांदी का सिक्का। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंध। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थे। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंध में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तथा एक रूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा 60 गज लगभग लंबा व 60 गज चौड़ा होता था। अकबर सामाजिक सामंजस्य के प्रयास। अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खान के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन-ए-इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलहुकुल की नीति अपनाई, जिससे इतने बड़े राज्य का नाम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी।
गीता, महाभारत, अर्थवेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन, बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से यात्रा तथा जजिया कर हटा दिया। उसने गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की प्रथा को समाप्त किया। इन कार्यों से उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्म निरपेक्ष सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया है। अब है साहित्य। अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। और भी जानिए अकबर के नवरत्न। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खाना खान, अब्दुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बिरबल उसके दरबार में नवरत्न थे। कला। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इससे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन इमारतों के बारे में जानिए। हवा लेने के लिए हवा महल बनवाया। अकबर द्वारा बनाया गया एक महल फतेहपुर सिकरी, दीवान-ए-आम, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी। यह अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। दीवाने खास, सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा अकबर द्वारा निर्मित किंतु शाहजहां द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तित। अकबर अपने दीवान आजम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था तथा दीवान एक खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधित मंत्रणा करता था। जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका नाम लिखिए। नीचे शब्दावली। इबादत खाना, प्रार्थना गृह, पंचतंत्र, नीति कथाओं की पुस्तक, रक्षक, नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्ति व्यक्ति। दिन-ए-इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग। दिन-ए-इलाही का अर्थ है एक ईश्वर की उपासना का धर्म। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। नीचे है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।